personas. देखना। नमस्कार, आप सभी से फिर इस संडे जुड़ गया हूँ 11 बजे। आप तो इस चैनल को लाइक करते हैं क्योंकि मैं कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन आपको देने की कोशिश करता हूँ। और ये चैनल जैसे कि मैंने कहा कि ये बैंकिंग सिखाने के लिए नहीं है, ये आपको हेल्प करता है बैंक चलाने के लिए। तो जो कॉमन वॉक ऑफ लाइफ से जो मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आते हैं उनके लिए खास करके ये चैनल है। और टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव जिनको क्रिटिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं उनके लिए ये चैनल है। हम कोई जेआईबी सीआईबी और ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे सिखाते नहीं हैं। पिछले संडे हमने देखा कि तुम्हारे जो ऑडिटर्स होते हैं वो क्या गलती कर सकते हैं और क्या गलती वो बैंक को भारी पड़ सकती है। तो आपको ये देखना है कि आपको भी ये गलती नहीं करनी है और आपको आपके ऑडिटर्स को परसुएड नहीं करना है कुछ गलत चीज़ को ढकने के लिए। डोंट डू दैट, क्योंकि दैट इज वेयर द क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन, क्वालिटी ऑफ कंप्लायंस एंड एवरीथिंग इज लिविंग टू a different level now. It is reaching a different level. कंप्लायंस कल्चर बैंकों में बढ़ रहा है। इस हिसाब से हम लोग कुछ चीज़ें जो डिस्कस करते हैं उसका एडवांटेज आपको बैंक के परिचालन में होता है। कई बार ये सवाल आता है कि भाई हमने बीच में अभी आरबीआई की जो पावर्स है उसके बारे में बात कर ली थी। हम लोग आज बात करेंगे कि रिजर्व बैंक के पास तुम्हारे ऑडिटर्स के खिलाफ क्या पावर्स है। व्हाट आर द पावर्स, विच आर द लॉज विच गिव देम दिस पावर्स। नॉर्मली रिजर्व बैंक ऑडिटर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। The serious action which normally Reserve Bank of India issues is they write to the Institute of Chartered Accountants to take a disciplinary action against the errant firm। आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़ आइटम आती हैं कि किसी ऑडिट फर्म को प्रैक्टिस से बैन कर दिया या उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ये कौन से कानून के तहत होता है? एज अ बैंकर हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट दी ऑडिटर्स। अब जब मैं यहाँ पे ऑडिट या ऑडिटर्स इस शब्द का इस्तेमाल करूँगा उसका मतलब ये है कि सभी तरह के ऑडिट्स इसमें आते हैं। कॉन्करेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो भी आप आउटसोर्स करते हैं ऑडिट फंक्शन उनके लिए है। तुम्हारा जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, जो इंटरनल ऑफिसर से मैन किया जाता है, वो इंटरनल ऑडिट करते हैं उनके लिए। तो आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको रिजर्व बैंक कभी भी रिमूव कर सकती है, वो पावर्स आ चुकी हैं, रिजर्व बैंक के पास है। वाया बीआर एक्ट दोज पावर्स आर देयर इफ द थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फील्स दैट your bank is not doing well in the area of internal control and audit, they can do those actions। आज हम सिर्फ रिजर्व बैंक के पावर्स vis-a-vis the external auditors, statutory auditors, or the auditors who are chartered accountants and doing audit, various types of audit with you, whether it is technology audit or whatever audit. Audit is a very broad word that has been used under the act. That being the story, आज हम ये जानना चाहेंगे कि भाई रिजर्व बैंक के पास पावर क्या है और पावर कहाँ से, कौन से सेक्शन से आती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली पावर क्या आती है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 31(1)(a। ये सेक्शन जो है, आप तो जानते ही हैं कि आपको अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है तो आपको एजीएम में अप्रूवल लेने के पहले आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी होता है। ये जो सेक्शन 31(a) है, ये रिजर्व बैंक को पावर देता है टू अप्रूव और रिजेक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। और सुन लो एक बात, रिजर्व बैंक ने आज अप्रूवल दे दिया और कल आपकी सीए फर्म के बारे में कुछ रिजर्व बैंक के पास ऐसी खबर आई कि ये फर्म गलत काम कर रही थी या कहीं अटकी हुई है, वो इसी सेक्शन के अंतर्गत उसको रिमूव कर सकती है। वो सब चीज़ें हम जानना चाहेंगे। आरबीआई का ये जो सेक्शन है, ये इनको अप्रूव द अपॉइंटमेंट, रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ द ऑडिटर, डायरेक्ट द बैंक टू अपॉइंट अनदर ऑडिटर।
एंड ये पावर इसलिए है कि टू इंश्योर इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द बैंक ऑडिटर्स। बैंक ये सब जब आता है तो आपको ये याद रखना है कि यू आर डीलिंग विथ पब्लिक मनी एंड दैट्स वेयर द रेगुलेटरी इज कंसर्न्ड। तो इनके धाक से कोई बचा नहीं है। और एक सेक्शन आता है, यही सेक्शन 31B, जिसमें रिजर्व बैंक आपको बोल सकती है आपको कि आपके बैंक का एक स्पेशल ऑडिट करवाया जाए। उनको अगर लगता है कि आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इरेगुलरिटीज है और वो रिलायबल नहीं है, और उनको लगता है कि यार ये गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, वो स्पेसिफिक ऑडिटर भी आइडेंटिफाई करके आपको भेज सकते हैं कि आप इनको ऑडिट का काम दो। उसका पैसा खर्चा कौन देगा? आप दोगे। So 31B empowers the Reserve Bank of India to order a special audit of the bank if it suspects that there are malafides. आपके ऑडिटर ने काम किया है, अच्छा काम किया है, फिर भी रिजर्व बैंक को लगता है कि नहीं यार, किसी और बंदे से करवाते हैं, तो सेक्शन 31C के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडिशनल ऑडिट करवा सकती है। पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडिशनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है सो मोटो, और जिसको तुम्हारे एजीएम की कोई परमिशन नहीं होगी बॉस। तुम्हारे एजीएम ने किसी को भी अप्रूव किया हो, ये रिजर्व बैंक के पास पावर है। ऐसा मत सोचो कि एजीएम में जाने के बाद ही ये चेंज होगा, ऐसा नहीं होता है। दीज आर स्पेसिफिक पावर्स। जब रिजर्व बैंक को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडिशनल ऑडिट भी करवा सकती है। ऑडिट चल रहा है और रिजर्व बैंक को भनक लगती है कि तुम्हारे ऑडिटर ढंग के नहीं है, तो ये ऑडिटर को वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट सुपरवाइजरी पावर उनके पास आ जाती है मतलब कि आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अप्रूवल है, आपके एजीएम ने अप्रूव किया है, फिर भी कल जा करके रिजर्व बैंक ये जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है उसको कभी भी रिजेक्ट कर सकती है अगर रिजर्व बैंक के पास कुछ भनक लगती है। तुम्हारा ऑडिटर अगर किसी ईडी के या इसके लफड़े में अटक गया, ईओडब्ल्यू के लफड़े में अटक गया, रिजर्व बैंक कैन रिमूव द ऑडिटर्स फ्रॉम द अप्रूव्ड पैनल एज वेल, और बैंक को डायरेक्शन दे सकती है कि भैया आपके ऑडिटर चेंज करो। ये सुपरवाइजरी ओवरसाइट की तरफ से आता है। जब भी ये ऑडिटर चेंज का ऑर्डर आता है आपको एजीएम में जाने की जरूरत नहीं है। दैट ऑर्डर इज एडिक्वेट, दैट ऑर्डर इज एडिक्वेट। तो ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो आप जानते हैं कि सेक्शन 35 सबसे बड़ा सेक्शन है, पावरफुल सेक्शन है। इसी सेक्शन के अंतर्गत वो तुम्हारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एक्सप्लेनेशन मंगवा सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। अगर उनको लगता है कि ये ढंग से नहीं किया गया है, they can call him for the discussion, call specific explanation from the auditor on a particular event। उनके वर्किंग पेपर्स को वो कंट्रोल में ले सकती है। वो they can question the method in which the audit has been conducted, the method of audit by a statutory auditor, by a chartered accountant duly appointed by the AGM and Reserve Bank of India. The method can also be questioned under section 35। वो compliance और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, और ये तुम्हारे जो ऑडिटर्स है उनको कॉपरेट करने के सिवा कोई चॉइस नहीं होता। सेक्शन 35 की पावर ये होती है। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि यार ये ऑडिटर बिल्कुल ही ढंग का नहीं है, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिख सकती है कि इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट दिस फर्म फॉर दीज इवेंट्स। वो आईसीआई की प्रोसीजर अलग है। दे कंडक्ट independent inquiry and ask the auditors why the membership of the institute or the authorization to carry out the audit कैंसिल क्यों नहीं किया जाए। प्रोफेशनल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की जा सकती है, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो सकती है,
उनको प्रैक्टिस से बैन करवाया जा सकता है। और एक चीज जो ये सेक्शन 35 में देती है आता है, वो ये है कि किसी ऑडिटर का टेन्योर है ना, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। 3 साल आप रख सकते हो, लेकिन रिजर्व बैंक बोल सकती है नहीं, 3 साल मत रखो, 1 ही साल रखो। कूलिंग पीरियड कम करना उनके हाथ में है, कूलिंग पीरियड बढ़ाना भी उनके हाथ में होता है। कंटिन्यूएशन ऑफ ऑडिटर्स कैन ऑल्सो बी क्वेश्चनड। और एक रिजर्व बैंक एक्शन ले सकती है। ये ऑफ कोर्स इसमें इंस्टीट्यूट का इन्वॉल्वमेंट होता है। उनको ऑडिट के काम से हटाया जा सकता है, उनको डिबार किया जा सकता है। रिजर्व बैंक को ऑडिट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स इशू करने के लिए अधिकार है, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इंस्टीट्यूट को लिखते हैं और इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट निकालता है। So those are audit quality guidelines, normally not issued by Reserve Bank of India, but they have the powers to do it. जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में रिजर्व बैंक ने 2008 में, और अभी जो तुम्हारा प्रूडेंशियल डिस्क्लोजर का नॉर्म आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सब एप्लीकेबल है, फॉलो करो। वो उसमें जाते नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, अकाउंटिंग रेगुलेटर, एंड उनके द्वारा किए गए सभी चीज़ों के लिए लीगल सैंक्टिटी होती है। तो नॉर्मली ऑडिट क्वालिटी के गाइडलाइंस के बारे में रिजर्व बैंक का एक ही कहना है कि नॉर्मली इंस्टीट्यूट इशू करेगी ऑडिट क्वालिटी गाइडलाइंस, लेकिन ऑडिट क्वालिटी गाइडलाइंस गाइडेंस नोट के थ्रू आती है। लेकिन एलएफआर के बारे में आजकल वो बहुत स्ट्रिक्टली देते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें एसेट क्लासिफिकेशन, फ्रॉड रिपोर्टिंग वगैरह के बारे में चीज़ें होती है। अगर आपको ऑडिटर बोलता है आप ही एलएफआर भर के दो, योर ऑडिटर इज कैरिंग रिस्क। आप नहीं, आप भर के दोगे, आप जेन्युइनली भर के दोगे, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने भरा हुआ फॉर्म लेना है या नहीं लेना है, ये गाइडलाइंस सब मैंडेटरी है आपके ऑडिटर्स को। आरबीआई के इंस्पेक्शन जो होता है सेक्शन 35 के अंदर, उसके अगर कुछ फाइंडिंग्स आती है, कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आती है कि जिसमें एनपीए क्लासिफिकेशन रॉन्ग कर दिया, फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ, मिस रिपोर्टिंग किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, they can replace the auditor, they can take action, they can initiate disciplinary action through ICAI. RBI itself will not take a disciplinary action because the chartered accountants are not members of the Reserve Bank of India or the employees of Reserve Bank of India. They are an independent body. They have a separate mechanism. तो ऑडिटर्स जब काम करते हैं ना, वो सिर्फ बैंक मैनेजमेंट के लिए नहीं काम करती है या शेयर होल्डर स्टेक के लिए नहीं काम करते हैं, स्पेशली बैंक के बारे में। They are also accountable to the banking regulator if you are conducting a bank audit. ये कंपनी ऑडिट जितना आसान नहीं है, तो आरबीआई का ओवरसाइट हमारे हमेशा यही कहता है कि ट्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होना चाहिए, करेक्ट एनपीए क्लासिफिकेशन होना चाहिए, फ्रॉड डिटेक्शन आइडेंटिफाई होना चाहिए। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के बारे में तो ऑलरेडी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन बैंक कहती है कि वो तुम्हारा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो होता है HIA, वो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करे। लेकिन ये भी आप आउटसोर्स कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में भी जब जब भी आप आउटसोर्स करते हो, आपके पास बंदे नहीं है, द कंसर्न आउटसोर्स एजेंसी कैन बी सब्जेक्टेड टू दीज रेगुलेशंस, दीज सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये पावर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके ऑडिटर्स को हमेशा अच्छा काम करना है, आपके ऑडिटर्स को रेगुलेटरी गाइडलाइंस कंप्लाई करने हैं। जितने भी मास्टर डायरेक्शंस है वो उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं कि भाई ये बैंक फॉलो करती है या नहीं है। अगर नहीं फॉलो करती है तो उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, और उनका डिस्क्लोजर कैसे आता है, या तो रिपोर्ट क्वालिफाई करते हैं या फिर वो आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का 2 पेज का रिपोर्ट आता है उसमें वो एम्फेसिस ऑफ द मैटर करके दिखते हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है यहाँ पे जो हमें ठीक नहीं लगती। उनकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। तो ये मैंने आपके लिए इसलिए बताया कि जब भी अगर किसी ऑडिटर, आपके बैंक के ऑडिटर को अगर हटाया गया या कुछ ऐसा हुआ,
तो आप समझ लो आपने ऑडिटर सिलेक्ट किया है। क्या आपने ड्यू डिलिजेंस किया? क्या आपने प्रोफाइल रखी? ऐसा है ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए टेंडरिंग प्रोसीजर नहीं है, लेकिन आपको 3-4 फर्म इवैल्यूएट करना ज़रूरी है क्योंकि आपको देखना है कि जो भी नाम आप रिकमेंड करोगे 1, 2, 3 फॉर अपॉइंटमेंट एज़ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दे फिट इनटू द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। ऑडिट का जो एक सर्कुलर है अपॉइंटमेंट के बारे में, वो सब कंप्लाई करते हैं या नहीं है, कूलिंग पीरियड होता है या नहीं है, 6 साल का गैप होता है या नहीं है। अब ये 6 साल का गैप क्यों है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपसेट है, सही बात है, इज़ नो लॉजिक। लेकिन एज़ अ बैंकर आपको ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। आपको कुछ अगर सवाल है, आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। मैं ईमेल तो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। Share this with you all the chartered accountants associated with the bank. They also should know the sections which I have quoted in this video. They should read the sections. You also should read these sections because they give you the complete understanding of the powers which Reserve Bank of India is having. कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पावर्स एक्सरसाइज नहीं करती है क्योंकि नॉर्मली रिजर्व बैंक के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन पानी जब सर के ऊपर से चला जाता है, they can act. So thank you so much for watching this channel. Please like, subscribe and share this video with everyone, all your officers as well as all your auditors. Thank you so much.